हेलो दोस्तों, गोया ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आउट ऑफ स्टेशन था, घर पर नहीं था। मैंने देखा 28/10 को श्री वेंकटाचलम जी ने एक बहुत लंबा चौड़ा पत्र डाला और अपनी टीम का गुणगान करने लगे। मैंने अधिकतर देखा है, जब कोई जो कलाकार होते हैं ना, जब उनका सिंहासन डोलता है, जब वो कुंभकर्ण जैसी नीचे डालते हैं, और ऐसे कलाकार मानवों में, दानवों में, पाखंडियों में, नेताओं में, नेता चाहे यूनियन के हों और चाहे राजनीतिक पार्टी के हों, उनमें मिलते हैं। और ऐसे लोग अपनी साख बचाने के लिए भले लोगों की चादर ओढ़कर लोगों को गुमराह करते हैं। उसी प्रकार वेंकटाचलम जी ने भले आदमी की कॉमरेड तारकेश्वर चक्रवर्ती की चादर ओढ़ करके अपने को बचाने की कोशिश की। चक्रवर्ती साहब, वेंकटाचलम साहब, हम आज इस बात का अध्ययन करेंगे कि AIVEU अंडर द लीडरशिप ऑफ कॉमरेड तारकेश्वर चक्रवर्ती और AIVEU अंडर द लीडरशिप ऑफ वेंकटाचलम, जितनी भी बातें आपने तारकेश्वर चक्रवर्ती के बारे में कही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि पेंसिल का सेटलमेंट 1993 में उनके नीचे हुआ, उसी के माध्यम से स्मॉल कमेटी बनी और उसकी वजह हमारे रेगुलेशन बने। और जितनी भी परेशानियां हो रही थी 1946 से लेकर के 1993 तक, सारी की सारी कॉमरेड चक्रवर्ती ने झेली और उन्होंने बैंकर्स को फायदा दिलाया। और इवन 1995 में, आप उससे पहले शायद बन गए थे जनरल सेक्रेटरी, 95 का जो रेगुलेशन है वो भी चक्रवर्ती जी की वजह से आया था। अब हम चलते हैं, आपने क्या किया 1995 के बाद। सर, 2002 से पहले वाले और 2002 से बाद वाले जो पेंशनर थे, आपने उनके DA के 2 रेट करा दिए। एक को फुल रेट पे मिलता था और एक को टेपर्ड रेट पे मिलता था। और ये केवल और केवल आपकी करामात थी। और उसके बाद आप कहते हो 2023 में आपने इसको दिलाया। सुप्रीम कोर्ट से ये हार गए थे। सर, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, एग्रीमेंट के खिलाफ नहीं जाते, क्योंकि आपने एग्रीमेंट ही ऐसा कर रखा था। आपने भी देखा होगा कम्यूटेशन के केस में काफी कुछ चला, लोग वहां से कुछ लेकर के भी आगे बंद भी करा लिया, जो कुछ हो गया। अल्टीमेट कोर्ट में यह कहा था कि बैंक और कर्मचारियों के बीच में जो एग्रीमेंट हो गया है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर लागू होता है। वो जो काम आपने किया था, कॉन्ट्रैक्ट करके 2 टेपर्ड और एक फुल डे की जो रेट बनाई थी वो आपकी बनाई हुई थी। अब सर ये बताइए आपने कि आपने 2 रेट कैसे बनाई, और आप कहते हो 2023 में आपने दिला दिया, तो 21 साल का जो एरियर है इनका वो कहां गया। नेक्स्ट, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप खुद ही दर्द देते हो और खुद ही दबा देते हो और फिर दिखाते हो कि हमारी ये सफलता है। आपने बात की सेकंड ऑप्शन की, 2010 की। सर, ये तो आना ही था। हमें ये बताइए वेंकटाचलम साहब, आपके पास एक बहुत सशक्त रेगुलेशन है। उस रेगुलेशन का रेगुलेशन 7 और 11 पढ़िए। रेगुलेशन 7 में सोर्सेज ऑफ फंड दे रखे हैं और उसमें रेगुलेशन 11 का उसमें भी जिक्र है और अलग से भी जिक्र है। आप ये बताइए सर, एम्प्लॉयर ऑफिसर्स का 2010 में सेकंड ऑप्शन में 2.8 बेसिक पे का किस रेगुलेशन के अंतर्गत आपने लिया? यानी आप लोगों ने IBA के साथ मिलकर के साजिश रच करके दस्तखत कर करके हमको लुटवाया, जबकि आपका रेगुलेशन उसको मना करता है, आप उनसे नहीं ले सकते हो। दैट वाज द अनलॉफुल रिकवरी। हम आगे और चलते हैं सर।
जो आपने कहा कि पेंशन फंड बेस्ड है, सर ये बताइए रेगुलेशन के किस भाग में लिखा हुआ है कि हमारी पेंशन फंड बेस्ड है, और आपने अब तक आज तक सिर्फ और सिर्फ यही गीत गा रहे हो कि पेंशन फंड बेस्ड है। तब फंड जो आएगा कहां से आएगा? रेगुलेशन 11 पढ़िए, वहां से आएगा। और उसके बाद जो पेंशन अपडेशन की जो बातें आ रही हैं, वेंकटाचलम साहब आपने क्या अपना रेगुलेशन नहीं पढ़ा है क्या? आपका रेगुलेशन की जो पेंशन स्कीम है वो आरबीआई रेगुलेशन 1990 और सीसीएस रूल 1972 पर आधारित है। और यदि इसमें कोई कमी बीसी रह गई है तो आपका रेगुलेशन 56 काम करेगा। जब आपका रेगुलेशन खुद यह कहता है कि इसमें पेंशन अपडेशन है क्योंकि यह सीसीएस रूल्स 1972 पर आधारित है, तो सर आप हमको यह बताइए कि आप ये जो कह रहे हो कि हम पेंशन अपडेशन का कोशिश कर रहे हैं, कभी तो आप कहते हो कोशिश कर रहे हैं, कभी कहते हो हमारा काम ही नहीं है, लेकिन आप रेगुलेशन को इंप्लीमेंट क्यों नहीं कराते हो? रेगुलेशन में स्वयं अपडेटिंग है, 35.1 में 2003 में फिर हुआ है। और जब अपडेटिंग है तो आप कौन सा पेंशन अपडेशन और लेकर के आ रहे हो? लोगों के आंखों में धूल झोंकते हो आप। दूसरा, आप 2015 में नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज दस्तखत करके बैठ जाते हो और लोगों से कहते हो पेंशनर की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और यहां आप इस लेटर में कहते हो, क्या कहते हो आप कहते हो सर कि वी हैव 2 प्रायोरिटीज। कौन कौन सी? अपडेशन ऑफ पेंशन एंड कन्वर्टिंग ऑफ एनपीएस। एआईबीए विल परस्यू बहुत है, एआईबीए इन दोनों को परस्यू करेगी। सर आंखों में धूल मत झोंकिए। एनपीएस को आप कभी ओल्ड पेंशन स्कीम में ला ही नहीं सकते हो क्योंकि उसकी जगह यूपीएस आ गई है। और ये जो आपने डाला है पेंशन अपडेशन को परस्यू करेंगे, आपने रेजिडुअल इश्यूज में रखा हुआ, रखते हो, कई सालों से रख रहे हो, हर बार रखते हो, लेकिन आप इस पर कुछ नहीं करते हो। सर क्यों रखते हो? जब आपका रेगुलेशन आपको पेंशन अपडेशन देता है, आप रेगुलेशन लागू क्यों नहीं कराते हो? क्या आपने कहा है कभी? वेंकटाचलम साहब आपने कहा अपना रेगुलेशन पढ़ा है कभी? आपने आप पढ़ के देखिए सर। हां, एक बात का मैं आपका पक्ष लूंगा। लोग कहते हैं कि 1995 में जब रेगुलेशन बन रहे थे तो आपने पेंशन अपडेशन निकलवा दिया था। यह आप गलत है आपके बारे में, क्योंकि पेंशन अपडेशन उसमें रखा ही नहीं जा सकता था। रीजन क्या था कि जिस आधार पर और जिस नियम के तहत हमारे रूल बने हुए थे, सीसीएस रूल 1972 पर, वहां भी लिखित में पेंशन अपडेशन नहीं है। वो 2021 में और 23 में लिखित में आया है, रेगुलेशन 66 में। इसलिए हमारे रेगुलेशन में नहीं लिखा जा सकता था, लेकिन इस चीज को कवर करने के लिए, क्लियर करने के लिए रेगुलेशन 56 रखा गया था, रेजिड्यूअरी प्रोविजन। जब उसमें देखा जाएगा कि भाई इसमें पेंशन अपडेशन होगा या नहीं होगा, तो यह देखा जाएगा कि सेंट्रल सीसीएस रूल 1972 में अपडेशन है, हां वहां अपडेशन है, तो इनका भी अपडेशन होगा। लेकिन आपने आज तक कोशिश नहीं की। और चलते हैं हम आगे। आपने कहा कि 100% डीएनयू बता दिया मैंने आपको, अपडेशन ऑफ पेंशन हो गया। फैमिली पेंशन, सर ये बताइए फैमिली पेंशन आप लेकर के आए, आपने बड़ी कोशिश की। सर जब फैमिली पेंशन आपका जो रेगुलेशन है वो सीसीएस रूल्स 1972 पर आधारित है और वहां लास्ट पे ड्रॉन का 30% फैमिली ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है और 50% एनहांस्ड फैमिली पेंशन है। जब रेगुलेशन बनाते वक्त फैमिली पेंशन में एक कैसे कमी हो गई कि उस समय 30% हुई और कितनी फैमिलीज ने इसका नुकसान उठाया है? पूरे देश में कहीं भी देख लीजिए, लास्ट पे ड्रॉन का 30% है। आपके यहां फैमिली सफर करती रही और पता नहीं क्या क्या रेट आप लोगों ने बना रखे थे। क्या इसी को कहते हुए आपने कुछ किया है? आगे, मिनिमम 10,000 एक्सग्रेसिया पेंशन फॉर प्री 1986। आप कहते हैं कि आप एक्सग्रेसिया लेके आए 1986 से पहले। वेंकटाचलम, अब तक तो मैं जी कह रहा था, अब आपको कह रहा हूं वेंकटाचलम, शर्म करो थोड़ी बहुत, रह गई हो तो कहीं। लोग यहां जानकार बैठे हुए हैं। 1986 से पहले यानी 1985,
1985 के 15 साल और 25 से 40 साल। आप 40 साल पहले की बात कर रहे हो पेंशनर की, और जो आदमी सुपर एन्युएशन में रिटायर हुआ होगा उसकी उम्र 100 साल होती है। सर कितने लोग बैठे हुए हैं? कोई बीआरएस गया होगा बेचारा, वो कहीं को होगा, वो एक्स सर्विसमैन हो, उसको दूसरी पेंशन आ रही है, वो जिंदा रह गया हो। आपने तो जीते जी लोगों को मार दिया। आप 375 रुपए पर मंथ में आप लोगों के कपड़े पहनाते हो, दवाइयां दिलाते हो, उनकी जिंदगी जिवाते हो, और आप कहते हो आपने 10,000 रुपए करा दिए। इसका मतलब कोई खर्चा नहीं था, दिखाने के लिए आपने कर दिए। आप थोड़ा आंकड़े देखना कि कितने लोग जिंदा हैं। आगे कहते हो आप एडिशनल एक्स ग्रेसिया। आपने 12th बाई पार्ट राइट में एडिशनल, या ये पता नहीं एडिशनल एक्स ग्रेसिया क्या चीज है, लेकिन मैं बता दूं वेंकटेश्वर साहब, ये ग्रेसिया की कहानी, क्योंकि नेशनल पैटर्न का डीए जो आपने नहीं दिलाया, वहां खर्चा ज्यादा आ रहा था। आपने एक तीर से दो निशान मारे कि एक तो खर्चा बचा लो नेशनल पैटर्न के डीए का, और दूसरा इनको एक आभास दे दो कि हम आपके प्रति सजग हैं और हम आपकी पेंशन का रिवीजन करेंगे। और यदि आपने ये दिलाया था तो सर ये रिवीजन क्यों नहीं हो रहा है? आप लोगों ने कहा था रिव्यू होगा, क्यों रिव्यू नहीं हो रहा है? आगे पेंशन ऑप्शन फॉर रिजाइंड एम्प्लॉइज, ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये भी नहीं करोगे तो क्या करोगे? ऑप्शन फॉर लेफ्ट आउट रिटायरी कब दिलाओगे सर? लोगों के पास पॉलिसी लेने तक के पैसे नहीं है। और मैं यार बताऊं साहब, 2010 में जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन में लिया था, वो उनसे पता चला है कि उनसे सीपीएफ की रिकवरी तो वहां से हुई जहां से भर्ती हुए, लेकिन उनको पेंशन वहां से मिली जहां उन्होंने पैसा जमा कराया, और उनके केस चले हुए। ये आपकी, और IBA वी हैव टू इग्नोर द क्रिटिक्स। अब आपने कहा है कि ये जो लोग क्रिटिक कर रहे हैं इग्नोर करो। अरे सर क्या इग्नोर कराओगे? आप 5 लाख रुपए फिलिस्तीन को दे करके बैठे हो। आप बैंकों से के साथ मिल करके, इन बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिल करके आप कंप्यूटर का, ATM का, स्टडी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, अपने रिश्तेदारों को दिलाते हो। चलो मान लेते हैं वेंकटेश्वर साहब, आपने किया तो कुछ नहीं है, ये जो कोई लेटर आपने डाला है इसमें कुछ भी नहीं है। हम आपसे सारी चीजों को वापस ले लेंगे। आप रहिए, आप एक काम करो, चलो हम सोचते हैं कि हां आप कुछ कर रहे हो भाई, पेंशन अपडेशन अब सब जुडिस है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप ऐसा करो, नेशनल पैटर्न का जो डीए है ना, आप उसको दिलाइए। हम मान जाएंगे कि हां आप कुछ कर रहे हो, और अब तक आपने जो कुछ भी नहीं किया है वो आप काम कीजिए। हम सही बोलना शुरू कर देंगे आपके बारे में, लेकिन आप नहीं कराओगे, क्योंकि आपको लगा कि यदि मेरी कुर्सी हिलेगी तो मेरे को पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपने एक लंबा चौड़ा लेटर निकाल दिया। सर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। हां आप काम करोगे, आप कहोगे हम मैं काम करूंगा, तो स्वाभाविक सी बात है लोग अपना विचार बदल लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो नाराज है, पेंशनर तो बहुत ज्यादा नाराज है, और भी बहुत सी स्पेशल अलाउंस की बातें आ रही हैं, लोगों के केस पड़े हैं कोर्ट में, उनकी बातें आ रही हैं। कोर्टों में जो केस लड़े जा रहे हैं, सर आप पैसा क्यों नहीं देते हो? आप फिलिस्तीन को 5 लाख तक का रुपए दोगे, और हमारे कोर्ट में जो केस पड़े जिनके लिए पैसा आपके पास है उसको आप नहीं दोगे। इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से बता देता हूं, वेंकटेश्वर साहब आप कुछ नहीं करते हो, आप पेंशनर्स को परेशान करते हो। अब आपको लगा कि मेरी कुर्सी हिल रही है, तो हिलने के बाद आप इन बातों को कर रहे हो। हम आपसे ये पूछते हैं साहब, आप पेंशन रेगुलेशन को क्यों इंप्लीमेंट नहीं करा रहे हो? अगेन, आप पेंशन रेगुलेशन को क्यों इंप्लीमेंट नहीं करा रहे हो? आप नेशनल पैटर्न का डीए क्यों इंक्लूड नहीं करा रहे हो? आपको तो यहां तक कह दिया था IBA ने कॉस्ट न्यूट्रल होगा तो करेंगे, तो नहीं करेंगे, और आपके मुंह में दही जम गई थी। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें, और उसके बाद कुछ कर सको तो करो, नहीं तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अपनी कुर्सी छोड़ो और किसी योग्य आदमी को दो जिससे वो कुछ कर सके और धर सके। तो बहुत लंबा वीडियो होगा, मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।